नमस्कार। आज हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं। द पॉकेट वॉच ऑफ टाइम्स व्हील, या कहें समय का पहिया। ये हमें ले जाते हैं कोलकाता की एक पुरानी कुछ भूली बिसरी सी गली में। वहाँ घोष एंड सन्स नाम की एक एंटीक घड़ियों की दुकान है। सोचिए, ऐसी जगह जो खुद ही वक्त में कहीं खोसी गई हो। और कहानी का हीरो है समीर, एक नौजवान मॉडर्न आर्किटेक्ट, स्टील और कांच की दुनिया वाला। उसे अपने दादाजी श्री अनिल घोष के जाने के बाद ये दुकान विरासत में मिली है। अब जाहिर है समीर के लिए ये टिक टिक करती पुरानी मशीनों की दुकान एक बोझ जैसी है। उसका प्लान तो साफ है, इसे बेचना है, अपना आर्किटेक्चर स्टूडियो खोलना है। लेकिन फिर कहानी बदलती है। दुकान की सफाई चल रही है, धूल मिट्टी, और उसी बीच उसे मिलता है एक छोटा भारी सा, मतलब खूबसूरती से तराशा हुआ लकड़ी का बक्सा। हाँ, और उसके अंदर मखमल पर रखी है वो अजीब सी पॉकेट वॉच। अजीब सी कैसे? हाथी दांत का डायल है, सोने की कारीगरी भी है, पर सुई सिर्फ एक, और वो भी किसी नंबर पर नहीं रुकी है, बल्कि डायल की खाली जगह पर। अजीब है ना? वाकई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इन अंशों की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये घड़ी ये है क्या भला, इसकी शक्ति और इसकी कीमत। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी शक्तियों की कीमत तो होती ही है। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। समीर को यह अनोखी घड़ी मिल गई है। वो आर्किटेक्ट है, पुरानी चीजों में, डिजाइन में दिलचस्पी तो होगी ही। बिल्कुल, और यहीं से अब देखिए कहानी का असल ताना बाना शुरू होता है। वो उत्सुकतावश घड़ी में चाबी भरता है। शायद कोई भी यही करता। जैसे ही वो चाबी घुमाता है, एक हल्की सी, लगभग जैसे कोई संगीत हो वैसी झंकार गूंजती है। वो अकेली सुई हिलती है, एक झटके से आगे बढ़ती है, और ठीक उसी पल एक अविश्वसनीय सी चीज होती है। क्या होता है? दुकान में जो सैकड़ों घड़ियां टंगी है ना, उनकी मिली जुली टिक टिक की जो आवाज है, वो अचानक बस एक पल के लिए बिल्कुल थम जाती है। सन्नाटा। बाप रे, सन्नाटा सैकड़ों घड़ियों के बीच, ये तो अपने आप में ही डरावना सा है। फिर उस खामोशी के पल में समीर को एक हल्का सा करंट जैसा महसूस होता है, और बस एक सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल जाता है। वो धूल भरी बंद सी दुकान अचानक साफ सुथरी, नई और रोशन दिखती है। और काउंटर के पीछे कौन? एक नौजवान खड़ा है, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। वो हूबहू उसके दादाजी जैसा दिखता है, वैसा जैसा समीर ने उन्हें सिर्फ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में देखा था। सिर्फ एक पल के लिए, और फिर? हाँ, बस एक झलक, और फिर सब कुछ पहले जैसा। घड़ियां फिर टिक टिक करने लगती हैं, दुकान वापस अपनी पुरानी धूल भरी हालत में। समीर ने क्या सोचा होगा? वो चौंकता जरूर है, पर शायद इसे अपनी थकान मान लेता है, या बंद दुकान का घुटा हुआ माहौल। अक्सर हम ऐसी अजीब चीजों को मतलब लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, दिमाग फौरन मानने को तैयार नहीं होता जो उसने देखा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, कहानियां रुकी नहीं होगी। सही कहा आपने, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये अनुभव ये दोहराया जाता है। जब समीर दोबारा उस घड़ी में चाबी भरता है, उसे फिर वही बिजली का झटका सा लगता है। लेकिन इस बार का अनुभव कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा असली। ज्यादा असली मतलब इस बार सिर्फ दुकान नहीं बदली। नहीं, इस बार वो सिर्फ दुकान का बदला हुआ रूप नहीं देखता, वो खुद को पाता है पुराने कलकत्ता की एक भीड़ भरी सड़क पर। क्या बात कर रही हैं? पुराने कलकत्ता की सड़क पर। हाँ। सोच कर देखिए वो नजारा। ट्रॉमे घर रही हैं, हाथ से खींचे जाने वाली रिक्शा की घंटियां टन टन, लोग पुराने फैशन के कपड़ों में हैं, हवा में वो कोयले के धुएं की खास गंध, और साथ में हुगली नदी की वो नम मिट्टी की महक। सब कुछ इतना रियल कि वो एकदम चौंक जाता है। लेकिन ये भी पल भर का ही होगा। हाँ, ये अनुभव भी क्षणिक ही होता है। अगले ही पल वो वापस अपनी दुकान में खड़ा है, दिल जोरों से धड़क रहा है, सांसें तेज है। अच्छा, अब तो उसे मानना ही पड़ा होगा कि ये कोई आम घड़ी नहीं है। बिल्कुल, अब कोई शक नहीं रहा। अब समीर समझ जाता है ये कोई मामूली एंटीक पीस नहीं, ये है, कहानी इसे कहती है, समय का पहिया। एक ऐसा यंत्र जो पहनने वाले को अतीत के किसी खास पल की झलक दिखा सकता है। एक जीती जागती, सांस लेती हुई तस्वीर, भले ही वो सिर्फ एक लम्हे के लिए हो। ये एहसास ही कितना पावरफुल होगा। एक आर्किटेक्ट के लिए तो ये जैसे खजाना हाथ लग जाना है। इतिहास को पढ़ना एक बात है,
और उसे ऐसे जीना बिल्कुल दूसरी। हाँ, और यहीं से समीर का खिंचाव बढ़ता जाता है। वो अब जानबूझकर घड़ी का इस्तेमाल करने लगता है, उसे कंट्रोल करना सीख रहा है शायद। कहानी बताती है कि वो कोलकाता के गुजरे हुए मशहूर लम्हों को देखने लगता है। सोचिए जरा, एक पल के लिए विक्टोरिया मेमोरियल को बनते हुए देखना, मजदूरों को काम करते हुए, उस विशाल इमारत को शक्ल लेते हुए, या फिर हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन, क्या माहौल रहा होगा, वो भीड़, वो उत्साह। बिल्कुल। और एक अंश में तो ये भी जिक्र है कि उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी बालकनी में खड़े होकर शायद कोई नई कविता गुनगुनाते हुए देखा। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये उस पल को महसूस करना है। हर यात्रा, जैसा बताया गया है, सिर्फ एक पल की है, एक फ्लैश की तरह, लेकिन इतनी सच्ची कि समीर उसकी गंध, उसकी आवाजें, उसका पूरा एहसास महसूस कर सकता है। ये तो किसी नशे की तरह हो गया होगा ना। वर्तमान की चिंताएं, दुकान बेचने की बात, सब धुंधला पड़ गया होगा इस रोमांच के आगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कहानी यही दिखाती है। धीरे धीरे समीर इस अनुभव का आदी हो जाता है। उसका अपना वर्तमान, वो आर्किटेक्ट वाली जिंदगी, क्लाइंट्स, डिजाइन्स, ये सब उसे बोरिंग, बेरंग लगने लगता है। और अतीत, वो एक खूबसूरत, रंगीन, रोमांचक सपने जैसा बन जाता है, जहां वो बार बार जाना चाहता है, जहां वो ज्यादा देर तक रहना चाहता है। अतीत का आकर्षण बहुत बहुत प्रबल होता है, खासकर जब वो इतना जीवंत हो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर चीज की एक कीमत होती है। जरूर होती है। खासकर जब वो इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। तो इस समय यात्रा की कीमत क्या थी? और यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावना पहलू सामने आता है। कीमत थी समीर की अपनी याददाश्त, उसकी अपनी वर्तमान की यादें। क्या वर्तमान की यादें? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि कहानी के हिसाब से समीर नोटिस करने लगता है कि जब भी वो अतीत की किसी गहरी झलक देखकर लौटता है, तो उसकी अपनी जिंदगी की कोई याद, कोई मेमोरी धुंधली पड़ जाती है, मिट सी जाती है। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का चेहरा ठीक से याद करने में मुश्किल होती है। वो अपनी जरूरी क्लाइंट मीटिंग्स की तारीखें भूलने लगता है। ऐसा लगता है मानो अतीत की हर यात्रा वर्तमान का एक छोटा सा टुकड़ा किराए के तौर पर ले जा रही हो और उसकी जगह एक खालीपन छोड़ जाती हो। ये तो बहुत भयानक है। मतलब उसकी अपनी पहचान ही। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी का सेंट्रल आइडिया है। लगता है कि अतीत की ये छवियां उसके दिमाग में इतनी जगह घेर लेती हैं कि उसकी अपनी निजी यादों के लिए स्पेस ही नहीं बचता। उसका शरीर तो यही है वर्तमान में, पर उसका मन, उसकी चेतना, वो धीरे धीरे अतीत के अनुभवों का एक म्यूजियम बनती जा रही है, जहां उसकी अपनी यादों के लिए जगह कम पड़ रही है। वो खुद को अपनी जिंदगी में एक अजनबी जैसा महसूस करने लगता है। कहानी में कोई खास पल है जो ये दिखाता हो? हाँ, एक बहुत ही मार्मिक क्षण का जिक्र है जब समीर अपनी एक पुरानी तस्वीर देखता है और उसमें अपना चेहरा पहचान नहीं पाता। खुद को ही नहीं पहचान पाता? हाँ, सोचिए जरा, खुद को ही ना पहचान पाना। कहानी में एक लाइन है, उसका अपना अतीत अब उसे किसी और की कहानी जैसा लग रहा था। ये सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं है, ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अस्तित्व का संकट। ये दिखाता है कि हमारी पहचान कितनी नाजुक है, कितनी हमारी यादों पर टिकी है। बाप रे, ये एहसास तो किसी को भी हिलाकर रख देगा। इसके बाद समीर ने क्या किया? क्या वो रुक गया? उसने घड़ी फेंक दी? इसी बढ़ती उलझन और डर के बीच उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिलती है, धूल भरी, पुरानी सी। वो उसे पढ़ना शुरू करता है, शायद ये जानने की उम्मीद में कि ये घड़ी क्या चीज़ है, दादाजी इसके बारे में क्या जानते थे। और डायरी के आखिरी पन्नों में, जो लगता है दादाजी ने अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले लिखे थे, उसे सच्चाई पता चलती है। क्या सच्चाई? क्या लिखा था उसमें? डायरी से पता चलता है कि ये घड़ी उसके परदादा को किसी रहस्यमयी तिब्बती साधु से मिली थी। लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा था दादाजी की चेतावनी। उन्होंने साफ साफ लिखा था, और ये पंक्तियाँ वाकई सहरा देती हैं। उन्होंने लिखा, ये घड़ी समय का उपहार नहीं, श्राप है। श्राप? हाँ, ये तुम्हें अतीत तो दिखा सकती है, पर उसकी कीमत तुम्हारा वर्तमान है। हर बार जब तुम अतीत को देखते हो तो तुम अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आते हो। अपना एक हिस्सा? मतलब यादें? शायद यादों से भी ज्यादा कुछ। और चेतावनी आगे बढ़ती है, और अगर तुमने इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो एक दिन
तुम पूरी तरह से अतीत में ही खो जाओगे और तुम्हारा वर्तमान सिर्फ एक खाली पन्ना बनकर रह जाएगा। ये पढ़कर समीर को समझ आता है कि वो अनजाने में खुद को मिटा रहा था, खुद के वजूद को खत्म कर रहा था। ये बहुत गहरा है। दादाजी जानते थे, फिर भी उन्होंने घड़ी रखी, ये भी एक सवाल है। खैर, लेकिन समीर ने क्या किया ये जानने के बाद? जाहिर है वो बुरी तरह डर जाता है। उसे पहली बार इस खेल की, इसकी भयावहता का पूरा अंदाजा होता है। वो फैसला करता है कि बस बहुत हुआ, वो इस शापित चीज को अभी इसी वक्त तोड़ देगा, खत्म कर देगा इसे। वो घड़ी को हाथ में उठाता है, शायद उसे जमीन पर पटकने के इरादे से। लेकिन कहानी इतनी सीधी तो नहीं होगी, कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही वो घड़ी उसके हाथ में आती है, उसके अंदर एक अजीब सी, बहुत शक्तिशाली इच्छा जागती है। कैसी इच्छा? सिर्फ एक बार और, बस एक आखिरी बार। वो अपने दादाजी को फिर से देखना चाहता है, उसी जवान जिंदा दिल रूप में। शायद वो उनसे पूछना चाहता है, क्यों अपनी घड़ी क्यों रखी, मुझे क्यों नहीं बताया। या शायद वो बस उस कनेक्शन को एक बार फिर महसूस करना चाहता है, ये जानने के लिए कि क्या वो इस जाल से निकल भी सकता है या नहीं। उफ, ये तो बहुत ही इंसानी कश्मकश है, बस डर और लालच के बीच। तो क्या उसने चाबी भरी? एक भयानक मानसिक संघर्ष के बाद कहानी बताती है, कांपते हुए हाथों से समीर एक आखिरी बार उस घड़ी में चाबी भरता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ ये कहानी हमें ठीक नहीं बताती। यहीं पर कहानी एक रहस्य छोड़ देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। समीर गायब है, लापता, किसी को कुछ पता नहीं। उसके दोस्त परेशान होकर पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। पुलिस जब घोष एंड सन्स की दुकान पर पहुंचती है तो उन्हें दुकान खाली मिलती है, बंद, धूल भरी, वीरान। समीर का कोई निशान नहीं। कोई भी निशान नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय एक चीज के, उसका मोबाइल फोन। वो वहीं दुकान में पड़ा मिलता है। और उस फोन में उसकी आखिरी तस्वीर होती है, एक सेल्फी, जिसमें वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। एक खाली सा अपरिचित चेहरा। लेकिन एक और चीज वहीं थी, काउंटर पर। घड़ी? हाँ, दुकान के पुराने काउंटर पर वो हाथी दांत के डायल वाली, एक सुई वाली पॉकेट वॉच अब भी रखी हुई थी। और कहानी के अनुसार वो अब भी धीमी, लयबद्ध गति से टिक 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 कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हो। ओह, कहानी का अंत वाकई परेशान करने वाला है। हाँ, सच में जैसा कहा गया, कहानी एक घड़ी की नहीं बल्कि समय और यादों के खतरनाक खेल की है। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं लगती, इसमें बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। बिल्कुल, और ये अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है जो इसे और भी प्रभावी बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, समीर का क्या हुआ? क्या वो सचमुच, जैसा दादाजी ने चेताया था, अतीत के किसी पल में हमेशा के लिए खो गया? क्या उसकी चेतना अब भी विक्टोरिया मेमोरियल को बनते हुए देख रही है या टैगोर को गुनगुनाते सुन रही है, जबकि उसका अपना शरीर, उसका वर्तमान खाक हो चुका है? या कर वो दूसरा विचार जो कहानी ने उठाया है, वो ज्यादा मिस्टीरियस है। हाँ, वो सवाल कि क्या उसने सिर्फ अतीत को देखा या अतीत ने भी उसे देख लिया? क्या उस आखिरी यात्रा में कुछ अलग हुआ? क्या दादाजी की वो जवान छवि जिसे उसने पहली बार देखा था, वो सिर्फ एक झलक नहीं थी? क्या उस अतीत के व्यक्ति ने वर्तमान के इस देखने वाले को पहचान लिया और क्या उसे अपने समय में खींच लिया? ये सोचना ही अजीब है कि अतीत भी आपको देख सकता है। हाँ, ये विचार कि अतीत भी सक्रिय हो सकता है, हमें देख सकता है, हमें प्रभावित कर सकता है, ये कहानी को एक अलग ही डरावने स्तर पर ले जाता है। और फिर वो लोकल लेजेंड का जिक्र भी तो है कहानी के आखिर में। हाँ, कि उस बंद दुकान के पास से रात में गुजरने वाले लोग कभी-कभी अंदर एक हल्की रोशनी और दो परछाइयां देखने का दावा करते हैं। दो परछाइयां? हाँ, एक बूढ़ा और एक जवान, जो खामोशी से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, मानो पहचानने की कोशिश कर रहे हो। कौन जाने, शायद दादा और पोता समय के पार एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद हमेशा के लिए अजनबी बन गए। ये लोक कथा कहानी के रहस्य को और गहरा देती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपने अतीत से जुड़े हैं, हमारी यादें ही तो हमें बनाती हैं, लेकिन ये कहानी उस जुड़ाव के खतरे को दिखाती है। अतीत का आकर्षण कितना ताकतवर हो सकता है ना? खासकर जब वर्तमान मुश्किल लगे या बोरिंग लगे। अपनी पहचान अपना वर्तमान हो सकता है। ये एक संतुलन बनाने की बात है।
कहाँ वो रेखा है जिसके पार अतीत का सम्मान अतीत में जीने की लत बन जाता है? ये सवाल हर किसी के लिए है, क्योंकि हम सब अपनी यादों की दुनिया में तो रहते ही हैं। और अंत में एक विचार, शायद कहानी सीधे तौर पर नहीं कहती पर इन अंशों से उभरता है। क्या समीर का असली श्राप सिर्फ वर्तमान को खोना था, या फिर समय के पार उस अधूरे जुड़ाव को पाने की कोशिश में हमेशा के लिए भटक जाना था? एक ऐसी खोज जिसमें पहचान कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ना पूरी तरह अतीत के हैं ना वर्तमान के, बीच में कहीं अटके हुए। या शायद सबसे परेशान करने वाला विचार ये है कि वो घड़ी अब भी वही है, उस बंद दुकान के काउंटर पर टिक टिक करती हुई, किसी और का इंतजार करती हुई, किसी और उत्सुक हाथ का जो उसमें चाबी भरेगा, ये सोचे बिना कि वो अतीत को देख रहा है या अतीत उसे देख रहा है।